नमस्कार, आप सभी का मैं आनंद स्वागत करता हूं धैर्य क्लासेस के सीटेट बैच में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम बात करेंगे आज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और इसका यानी हिंदी अर्थ हुआ कि आनुवंशिकता और वातावरण। ये आपकी तीसरी क्लास है जिसमें हमने कुछ भागों में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवंशिकता के अर्थ की, उसके बाद उसके सिद्धांत की, और इसके बाद हम जानेंगे वातावरण के अर्थ और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में बात करेंगे, और अंत में हम जानेंगे कि वातावरण और आनुवंशिकता के अध्ययन के संदर्भ में क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपसे मेरा एक अनुरोध है कि ये सारी क्लासों को आप एज इट इज लिखने का प्रयास करें, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाने का मेरा संदर्भ यही है कि आप अच्छे से समझ सकें और चीज़ों को आसानी से लिख सकें। किताबों में भी लगभग यही चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन मेरे कराने का अर्थ ये है कि आप इस तरीके से समझें कि आपको आपका समय बचे और आप चीज़ों को अच्छे बेहतर तरीके से जान सकें। आप और भी चैनल देखते होंगे, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ऐसा लिखाया जा रहा है, इसे पेन पेपर लेके बैठे और नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे आनुवंशिकता के अर्थ के बारे में। तो आनुवंशिकता के अर्थ में हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में आनुवंशिकता का अध्ययन विस्तार पूर्वक किया जाता है, और हम परिभाषा आसान शब्दों में कह सकते हैं माता पिता या उनके पूर्वजों से प्राप्त होने वाले ऐसे लक्षण जो हम बच्चे में देख सकते हैं या उन्हें प्राप्त होते हैं। तो डगलस एम हॉलैंड द्वारा क्या इसका अर्थ बताया, इस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा एक प्राणी के वंशानुक्रम में सभी संरचनाएं शारीरिक क्रियाएं शारीरिक विशेषताएं तथा क्रियाएं और क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं। ठीक है, कहना चाह रहे हैं कि एक प्राणी के वंशानुक्रम में सभी संरचनाएं शारीरिक विशेषताएं क्रियाएं और क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जो उसे अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है। ठीक है, तो डगलस और हॉलैंड ये दोनों लोग फिलोसोफर हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम क्या है? एक प्राणी के वंशानुक्रम में सभी संरचनाएं शारीरिक विशेषताएं क्रियाएं क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जो उसके माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है। उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम आनुवंशिकता कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप लगभग समझ गए होंगे क्या होता है। वह गुण जो हमें अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, उनमें सभी संरचनाएं होती हैं, शारीरिक विशेषताएं होगी और क्रियाएं क्षमताएं। ठीक है, ये सभी जो प्राप्त होता है अपने
माता पिता या अपने पूर्वज से, उन्हें हम आनुवंशिकता कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने जाना कि आनुवंशिकता का अर्थ क्या है और आगे हम बात करते हैं कि आनुवंशिकता के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक। करते हैं कि आनुवंशिकता के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। हमारे कुछ सिद्धांत मैंने लिखे हैं, टोटल हम बात करेंगे आपके 8 सिद्धांतों पे। यहाँ पे भी हमने 5 लिखे हैं, यहाँ से आगे बात करते हैं। ये चार्ट है, मैंने आपको बताया कि हर टॉपिक में आपको चार्ट बना मिलेगा। इस चार्ट को आपको जरूर कोशिश करनी है कैसे बनाना है, इसे आप आगे रिवीजन करेंगे, उसमें भी सहायता मिलेगी। किताब खोल के बैठने का समय नहीं रहेगा, तो आप कोशिश करना इस तरीके की चार्ट बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने बीजकोश या मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत। ये बेटा दिया आपका पीसमैन ने। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया? पीसमैन ने। ठीक, इसके प्रोफाउंडर है। ठीक है, आगे हम बात अगला दिया हमने लिखा है गाल्टन का जीव सांख्यिकी नियम। ठीक है, इस पर बात करेंगे। थर्ड लिखा हमने अर्जित गुणों का अवितरण का नियम, मतलब नॉन ट्रांसफर, मतलब जो ट्रांसफर नहीं होते वो वाला नियम ये है। और इसमें हम आगे बात करेंगे अर्जित गुणों का संक्रमण के नियम की ट्रांसमिशन संभव है। इसके ये कुछ सब सिद्धांत है, इन्हें भी हम पढ़ेंगे, सह सिद्धांत, इन तीनों को और चारों को, और इनके बारे में भी जानेंगे। इसमें है हमारा रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, तो हमने अभी 5 लिखे। शुरुआत करते हैं कि बीजकोश व मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत से समझ लेते हैं। तो इसमें बच्चों कहा गया कि जो मूल जीवाणु है ना, उत्पादक जीवाणु, 2 तरह के जीवाणु होते हैं। उन्होंने कहा कि एक हमारा जो मूल जीवाणु है वो कभी नहीं मरता, एज इट इज चलता रहता है, चाहे प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन हो वो बदलेगा नहीं। इन्होंने बीजमैन साहब ने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने चूहों की पूंछ काट दी, कई पीढ़ी तक उनकी पूंछ काटते रहे, लेकिन अगली पीढ़ी में देखा इन्होंने कि एज इट इज चूहे पूंछ के साथ पैदा हुए। तो इन्होंने कहा कि मूल जीवाणु हमेशा सदैव वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं मूल जीवाणु कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप इन्हें याद भी रखें कि किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? चूहों पे। ठीक है, चूहों पे करा, इनकी पूंछ काट दी। ठीक है, इनकी पूंछ काट कर, ठीक है, पूंछ काट दी इनकी, और इन्होंने बोला कि कुछ भी कर लो आप, मूल जीवाणु सेम का सेम रहेगा। ठीक है, तो आगे फिर गार्डन साहब ने थ्योरी दी कि जो हमें माता पिता से प्राप्त होता है वो जरूरी नहीं है कि हमें 100% माता पिता से प्राप्त हो। इन्होंने आंकड़ों, सांख्यिकी समझ लिए होंगे आप, आंकड़ों का संग्रह करके इस नियम का निर्माण किया कि माता पिता 1/2, दादा दादी 1/4, परदादा दादी, परदादा दादी से 1/8, और इनके भी पूर्वजों से 1/16। तो इन्होंने आंकड़ों का संग्रह किया, उसके अनुसार निकाला कि जरूरी नहीं है जो हमें प्राप्त कर रहा हो डायरेक्ट माता पिता से हो। तो आप देख भी सकते हैं कि कई बार कहा जाता है ये तो दादा दादी पे गया है, या दादा दादी कह देते हैं कि मेरे मम्मी पापा बिल्कुल इसकी तरह थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने
आंकड़ों के अनुसार निकाला कि माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4 और जो परदादा है उनसे 1/8 और 1/16 अंक में कि इतने गुणों का। तो हम आगे बात करते हैं मैकडॉनल्ड के नियम की। इन्होंने तालाब में कुछ चूहों के छोड़े, जिसमें एक तरफ एक रास्ता बनाया जिसमें इन्होंने उजाला था इस तरफ और बिजली थी, और जब देखा इन्होंने कि यहाँ पे चूहों ने झटका लगाया यहाँ बिजली का, तो ये इधर अंधेरे वाले रास्ते का है जहाँ बिजली नहीं थी। तो कई बार गलती करने के बाद सबसे पहले बार उन्होंने 165 बार गलतियां की, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बार बार दोहराया कई बार कई पीढ़ियों के बदलाव के बाद उन्होंने देखा कि अंत में जो एक्सपेरिमेंट हुआ कि चूहे अब जो 165 गलतियां कर रहे थे वो केवल 25 बार गलतियां की। कब? कई पीढ़ी पे बार, ठीक है, कई पीढ़ियों बाद गलती की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्जित गुणों का संक्रमण है वो इनके अनुसार होता है। इन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट में साबित करके दिखाया। इनमें क्या था? जिराफ थे, जंगल था, ठीक है। इन्होंने दिखाया कि जिस तरीके से ये ऊंचे ऊंचे पेड़ होने के कारण, अफ्रीका में ऊंचे पेड़ होने के कारण जिराफों की गर्दन ऊंची हो गई, क्योंकि वो उससे पेड़ पौधे और पत्तियां खाते थे, ठीक है, पेड़। ये मैं इस मारे लिखवा रहा हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंट से याद रहेगा किसने क्या थ्योरी दी। तो लैमार्क हम क्या कह सकते हैं कि जिराफ, ठीक है, ये जिराफ जैसा कुछ नहीं लग रहा, और हम लिख लेते हैं ये पत्तियां नहीं लग रही, पत्तियां खा रहा है, तो इसकी गर्दन ऐसी होगी, ठीक है। आगे मैकडॉनल्ड का देखा हमने, चूहे के लिए चूहे का एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, तालाब बनाया, 2 रास्ते बनाए, एग्जिट 1 लिख सकते हो 1, यहाँ लिख सकते हो एग्जिट 2, ठीक है। 2 रास्ते बनाए और अंत में नियम 3rd वन हैरिसन का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। हैरिसन ने नियम दिया कि इन्होंने ना एक एरिया था, वहां पे पतंगे थे, तो पतंगे थे, उन्हें 2 भागों में बांट दिया कि एक को तो स्वच्छ स्थान था इलाके में, स्वच्छ इलाका, एक जगह थी गंदा फैक्ट्रियां थी, ठीक है, और गंदी पत्तियां, मतलब इन्होंने बांटा 2 जगह, यहाँ पे सब कुछ स्वच्छ, तो उन्होंने 2 भागों में बांट दिया पतंगों को, एक यहाँ एक यहाँ। तो इन्होंने पाया कि कुछ पीढ़ी बाद ये जो गंदे इलाकों में पतंगे रह रहे थे, ये इनके कलर हमेशा के लिए काला हो गया, इनका रंग हमेशा के लिए काला हो गया। तो हमें पता चला कि काले रंग के हो गए, ठीक है, काले रंग हो गए, क्योंकि इन पे पर्यावरण का इस तरीके से प्रभाव पड़ा कि जब ये गंदे वातावरण में रहते, गंदी पत्तियां खा रहे थे काले रंग की, तो धीरे धीरे वो पीढ़ी दर वो इनके शरीर ने एडॉप्ट कर लिया और वैसे ही बन गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ? पतंगे पे। पतंगा बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा नकली सा है। तो पतंगे बना दिए हमने, तो ये किसमें भेजे? एक जगह तो हम देख सकते हैं कि फैक्ट्री है, यहाँ से गंदा हवा नहीं, गंदे पॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है, और एक जगह है स्वच्छ, यहाँ पेड़ पौधे, ठीक है, नदियाँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक जगह स्वच्छ, वहाँ पे जैसे थे वो वैसे ही नए कलर में, और आप ये वाले जो गंदे इलाके में छोड़े थे उनका कलर कैसा हो गया? परिणाम कैसा हो गया? परिणाम काले रंग के हो गए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डार्विन के नियम की। डार्विन ने बोला कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये पाप के पुष्पा से बहुत प्रभावित है, झुकेगा नहीं वाले से। तो हम बोल सकते हैं इसने बताया, इसने बोला कि जो पर्यावरण से बेहतर तरीके से, सबसे मजबूत तरीके से
फाइट करेगा वो ही सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो इनके इस नियम को हम समझ, जैसे शेर अगर हिरन को नहीं खाएगा तो वो जी भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि सरवाइव करेगा तो इसी प्रकार हम जानते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि जिराफ था, वो अगर ऊंचे ऊंचे पेड़ों में अपने खाने की स्थिति वैसी ही रखता है जैसे नीचे गर्दन, तो कभी नहीं खा पाता। तो जैसा इन्होंने इनके हिसाब से ये जैसे ही गर्दन ऊंची हुई है इसका सर्वाइवल का तरीका, और इसी कारण ये सर्वाइव कर पाया। ठीक है, तो हमने कुछ नियम जाने जो संक्रमण का नियम को प्रभावी साबित करते हैं। पहला हमने जाना लेमार्क का, दूसरा मैकडूगल का, तीसरा हमने जाना हैरिसन का, चौथा जाना डार्विन का। तो ये 4 हमने सह नियम जाने। अब हम बात करेंगे प्रत्यागमन की, इसमें रेग्रेशन हम बोल सकते हैं। इसमें हम सीधे सीधे बात करेंगे कि जैसे माता पिता या पूर्वज है बच्चा, तो इनमें ऐसा होगा कि माता पिता बुद्धिमान, बालक इसके बिल्कुल विपरीत मंद। तो ये नियम हमें ये बताता है कि प्रत्यागमन रेग्रेशन जैसा माँ बाप है उससे बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, सिंपल सा है, आप इसे समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 नियम पढ़े। पहला हमने पढ़ा बीज कोष का नियम, बीज कोष से मूल जीवाणु का। इसमें कहा गया जो कि एक इंसान के अंदर जो मूल जीवाणु होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, उत्पादक होता है, वो आगे चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रभाव से वो बदल जाए। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे दिया, चूहों पे। क्या कर दिया, पूंछ काट दी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई बदलाव नहीं दिखा। आगे करो गाइड सामने एक सांख्यिकी नियम निकाला, किस पर आधार, एक आंकड़ों पे। सांख्यिकी से आप समझ सकते हैं कि आंकड़ों से संबंधित ही नियम होगा। उसमें उन्होंने बताया कि जो गुण प्राप्त होते हैं वो माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4 और परदादा दादी से जो हमें प्राप्त होते हैं वो 1/8, और अन्य उसके भी आगे पूर्वज प्राप्त होंगे तो 1/16। तीसरा नियम जाना हमने अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। ये भी मैंने इसके समर्थक थे कि आगे ट्रांसमिशन नहीं होता है। फिर आगे हमने बात करी कि ट्रांसमिशन संभव है। इसमें हमने सह नियम पढ़े, लेमार्क का पढ़ा जिन्होंने जिराफ वाली थ्योरी दी, मैकडोनाल्ड का पढ़ा जिन्होंने चूहे तालाब में छोड़े, 2 रास्ते बनाए। एक में इन्होंने उजाला रखा, एक में अंधेरा रखा। उजाले वाले में बिजली का करंट रखा, और चूहे पहले गलती बार बार करते रहे कि उजाले वाले रास्ते पे गए, फिर करंट खा के अंधेरे वाले रास्ते से बाहर निकले। तो उन्होंने देखा शुरू में जो गलतियों की संख्या थी वो बहुत थी, लेकिन पीढ़ी दर जब ये प्रक्रिया बार बार हुई तो गलतियों की संख्या बहुत कम हो गई। इससे कहा जा सकता है कि ट्रांसमिशन संभव है। ठीक है, आगे हैरिसन का नियम पढ़ा हमने कि वातावरण में छोड़ा गया पतंगों को। एक में हमने देखा कि जिसने गंदे वाले में छोड़ा गया उन पे उसका वैसे ही प्रभाव हुआ कि वो काले रंग के हो गए, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से, तो वो वैसे ही बन गई कारण, क्यों वहाँ फैक्ट्रियाँ थी, गंदी पत्तियाँ थी। एक तरफ हमने स्वच्छ में छोड़ा, वो वैसे ही थे। अंत में डार्विन साहब की हमने थ्योरी पढ़ी। उन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो प्रकृति से संघर्ष करेगा वही जीवन संभव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमने 5 नियमों को विस्तार पूर्वक जाना, और आप, मेरी उम्मीद है कि आप ऐसा स्क्रीनशॉट ले लें या लिख। अगले हम अपने 3 नियमों पे बात करते हैं। तो पहला हमने लिखा, छठा लिखा हमने समानता का नियम। इसमें कह सकते हैं कि समान को ही जन्म देता है। जैसे अगर माँ बाप, माता पिता, बालक, जैसे माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो बालक भी तीव्र बुद्धि का हो। ठीक है, सामान्य सी बात है। इसमें इन्होंने कहा गया कि सामान्य समान को जन्म देता है, जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही बच्चा होगा। ठीक है, आगे हम इन्होंने भिन्नता वाले में सोर्स से सामने लिखा, ये इन्होंने दिया कि बहुत सारे चांस हैं कि
क्योंकि माता पिता भी अलग अलग गुणों से मिलके बने होते हैं, तो दोनों मिलके बालक बनाते हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं कि जब बालक में भी बहुत सारे चांस है कि विभिन्नता देखी जा सके। तो उन्होंने कहा कि जैसे माता पिता बालक, माता पिता तीव्र बुद्धि तो सेम नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होगा। हो सकता है चांस तीव्र बुद्धि हो, कम हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चांस होते हैं। तो शेरसन साहब ने एक बात, और आपका अंत में 8वां मेंडल सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इसे हम जानेंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मटर पर। ये एक चर्च के पादरी थे, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक डॉल लिया, एक बीच एक एस, तो उन्होंने इसका ट्रांसलेशन कराया, तो निकला इसमें एक टॉल और इसमें निकला कि टॉल 100% हाइब्रिड, ठीक है। जब इन्होंने टॉल स्मॉल कर टॉल निकला, फिर इन्होंने आगे इस फर्स्ट जनरेशन लिख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन। सेकंड में इन्होंने देखा कि 1 2 3 4 में 1 2 3 तो टॉल निकले, एक स्मॉल निकले, ठीक है। फिर आगे भी इसी नियम को आगे बढ़ाया, इसी को, तो सेकंड जनरेशन थी। सेकंड आगे हम देखा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इन्होंने देखा कि इसमें टी 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 सारे टी, इसमें 3 टी और एक एस, इसमें भी 3 टी और एक एस, इसमें सारे एस। तो ये इस नियम पे पहुंचे इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कि जो प्रबलता प्रिंसिपल ऑफ इनर्स की जो प्रभावी बीज है उसकी प्रबलता रहेगी, मतलब वो उभर के ज्यादा आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रभावी जो बीज होगी उसकी प्रबलता अधिक होगी, ठीक है। तो आगे एक और नियम निकल के आया कि जो बीज कमजोर या दबा हुआ वह कभी भी समाप्त नहीं होता है, किसी भी आगे पीढ़ी में प्रभावी हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे टी और एस पहले स्मॉल था, फिर टी हो गए, फिर टी की ज्यादा चांस हो गए। तो हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि एस बिल्कुल भी खत्म हो गया, तो जो कमजोर है वो भी बीच कभी खत्म नहीं हुआ, उसके चांस है कि कभी भी वो निकल सकता है, वो पूर्णतः खत्म नहीं होता, ठीक है। तो हमने जाने ये 8 हो गया, हम 5 जान चुके थे पहले, अब छठे 7वां 8वां में जाना। तो हमने 8 हो गया 8 आनुवंशिकता के सिद्धांत लिख ली, इन्हें भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो खींच लें, और मेरी आपसे गुजारिश है कि कॉपी पेन ले लिया करें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं उसके अर्थ की। वातावरण से आप सभी लोग परिचित होंगे मेरे हिसाब से, तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि वातावरण क्या है। जो हमारे सारे आसपास की जो चीजें हैं उसका आवरण ही वातावरण है, ठीक है। आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हैं तो परि प्लस आवरण, मतलब जो हमारे आसपास की जो सारी चीजें हैं वही पर्यावरण है। वातावरण से तात्पर्य उन सभी कारकों या उत्तेजना
उत्तेजना, मतलब कहना चाह रहा वातावरण से तात्पर्य है उन सभी कारकों उत्तेजनाओं से है जो बालक को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वातावरण से तात्पर्य क्या है, वह सभी कारक या उत्तेजना, उत्तेजना का मतलब स्टिमुलस। ठीक है, तो आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उनसे जो बालकों को प्रभावित करते हैं, मतलब किसी आपको जो भी प्रभावित करता है वह सभी आपका पर्यावरण है। ठीक है, तो हम आगे बात कर रहे हैं कि पर्यावरण के प्रकार। सबसे पहले हम पर्यावरण के प्रकारों को दो भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले बोलेंगे हम आंतरिक और दूसरा बोलेंगे हम बाह्य। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, आंतरिक वातावरण, आगे हमने लिख लिया बाह्य वातावरण। ठीक है, आंतरिक वातावरण क्या होता है? आंतरिक वातावरण में होता है वह वातावरण जो बालक को मां के गर्भ से या गर्भ में प्राप्त हो, वह वातावरण है। ठीक है, कि माता पिता के जब बालक गर्भ में होता है जो फैक्टर उसे इफेक्ट करते हैं वह सभी क्या हो गए? आंतरिक वातावरण। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि बाह्य वातावरण क्या था। बाह्य वातावरण में हमने दो भागों में बांटा हुआ है। इसे बाह्य वातावरण को हमने दो भागों में बांट लिया। पहला हम बोल सकते हैं कि भौतिक और दूसरा जाना हमने सामाजिक। ठीक है, तो हम भौतिक वातावरण वो होता है जिसे हम जैसे देख सकते हैं, तो इनमें लिख सकते हैं हम नदी, पहाड़, ठीक है, आदि, ये सभी भौतिक हो गए। तो इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नदी से, पहाड़ों से, नदी से हम सीख सकते हैं किस तरह का साहस रखती है नदी, लगातार बहती रहती है। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए और हमें अपनी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं भौतिक वातावरण में। ठीक है, आपका घर, ठीक है, जो हम देख सकते हैं, तो वो भौतिक वातावरण हो गया, भौतिक वातावरण। ठीक है, आगे हमने डाला कि सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में आपके सब डिवीजन हमने दे रखा है, जैसे आर्थिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक, अंत में हमने लिया है मनोसामाजिक। ठीक है, ये हमने बाह्य वातावरण को जिनमें बांटा हुआ है, ये सभी वही वातावरण। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि अनुवांशिकता और वातावरण के लाभ के बारे में। जैसा आपने पढ़ा बच्चों की, पहले हमने बात करी अनुवांशिकता की, जिसमें आपने कई सारे फिलोसोफर के बारे में सुना, वाइजमैन के बारे में बात सुनी। ठीक है, हमने आपके गार्डन साहब के बारे में बात करी, मैकडूगल के बारे में बात करी। तो वातावरण के भी कुछ दार्शनिकों के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमें पहले बात करेंगे हम जॉन लॉक की। इन्होंने कहा कि बच्चे
का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। मतलब बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। हम वातावरण में जो जैसा उसे प्रभाव देंगे वैसा ही बालक सीखेगा। तो हम उनका कहने का संदर्भ है कि वातावरण आनुवंशिकता से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। वॉटसन साहब बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आगे जीवन में आते रहेंगे क्योंकि आपने शिक्षा का क्षेत्र सुना। तो वॉटसन साहब ने कहा कि आप मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर वकील या चोर जो चाहो बना सकता हूँ। कहने का तात्पर्य उनका भी यही है कि बच्चे के विकास में पर्यावरण का महत्व बहुत अधिक होता है। तो आप चाहे कैसे जैसा वातावरण लेंगे बच्चे का विकास उसी तरीके का होगा। इन दोनों जो दार्शनिक है के कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण को जानने के बाद हमारे अध्ययन में से क्या लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ होगा कि हम बच्चों की भिन्नता के अनुसार अधिगम प्रक्रिया, ये ठीक नहीं चल रहा है, मैं दूसरा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे कि बालकों की भिन्नता के अनुसार अधिगम प्रक्रिया का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। बच्चों की भिन्नताओं के अनुसार, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, हमने डेवलपमेंट में जाना था कि बच्चे अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं और हम जान सकते हैं कि आनुवंशिकता भी पढ़ लिया हमने वातावरण। तो हम उन्हें जैसे बच्चा उसी प्रकार का वातावरण देंगे तो उसका विकास सुगम होगा और प्रभावी होगा। आगे हम जानेंगे, आगे हम क्या लाभ होगा बच्चों की शारीरिक व मानसिक क्षमता के अनुसार योजना निर्माण, मतलब बच्चों की क्षमता के अनुसार योजना का निर्माण करेंगे। ठीक है। हमने दो चीज जानी यहाँ पे। तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि क्या लाभ होगा हमें बच्चों के अवांछनीय दमन कर सकते हैं। मतलब बच्चों की गलत आदतों को हटा सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लेगा कि जब बच्चा जैसे ज़्यादा शरारत करता है तो उसे की जिम्मेदारी प्रदान कर दें। जैसे क्लास में अनुशासन बनाने के लिए हम उसे कह सकते हैं कि आप इस समय ये काम करेंगे। ठीक है। आगे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लाभ होगा हमें बच्चों, जैसे हमने अभी इसके कुछ नियम पढ़े मानसिकता के, इसमें हमने पढ़ा कि ठीक है भिन्नता समान, ठीक है, के नियम
ऐसे हम अनेकों नियम पढ़े, इन नियमों के अनुसार, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल हम मान लीजिए किसी भी बालक को लिख देते हैं, किसी भी बालक को उसके माता पिता की योग्यता के अनुसार उसकी तुलना नहीं करनी। जैसे मान लीजिए किसी के माँ बाप होशियार हैं, बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो आप बच्चे से बोल दें कि आपके माँ बाप तो इतने होशियार हैं, आपका रिजल्ट इतना कम आ रहा है, तो इससे नेगेटिव जो हम फीडबैक देंगे, ठीक है, जो हम बच्चे को नेगेटिव नकारात्मक जो बच्चे को फीडबैक मिलेगा, जो मिलेगा उससे उसका विकास रुक सकता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा फिर इन सभी विचारों में लग जाएगा कि मैं उतना प्रभावी नहीं हूँ जितने मेरे माँ बाप हैं, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके की बच्चों को स्टेटमेंट नहीं देनी कि जिससे उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो आगे हम लिखते हैं कि वातावरण और मानसिकता में विकास में इसमें योगफल नहीं है, बल्कि क्या है, गुणनफल। मतलब विकास और ये प्लस नहीं है, ये गुणा है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों का मिला हुआ रूप ही क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। तो जैसे जो बच्चों की समायोजन जैसी अनेकों समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा होगा थोड़ा, अधिगम प्रक्रिया, ठीक है। क्या लिखा है, अधिगम प्रक्रिया का निर्माण उसी के हिसाब से करें, बच्चों की भिन्नता के अनुसार, ठीक है, और उनकी योग्यता के, और हम मानसिकता क्षमता लिखा हमने। एक चीज और लिख सकते हैं कि बालकों की योग्यता अनुसार पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके कई लाभ जान लिए। तो बच्चों के जैसे कि भिन्नता के अनुसार अधिगम प्रक्रिया निर्माण करें, उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार, और बच्चों की अचानक प्रवृत्तियों को दमन कर सकते हैं हम, जब हम ये जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके कारणों पर जाना पड़ता है, तो हमने जाना कि मानसिकता क्या, वातावरण क्या, उसके नियम क्या है, ठीक है। कुछ समायोजन जैसी अनेकों समस्याओं का हल निकाल सकते हैं,
ठीक है। समस्या का लेकर बालकों की योग्यता के अनुसार पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। बालकों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और क्या कर सकते हैं हम, क्या हमें फायदा हो सकता है कि हम जब हमें ये पता चल गया उनकी, हमें तो बालक भिन्न होता है, उनकी योग्यताओं को पता चल सकता है हमें, ठीक है, उनकी शारीरिक मानसिक फिर तो हम उनके लिए वातावरण अनुकूल बना सकते हैं। कैसे? पुस्तकालय बना दिए, जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है वो पुस्तकालय आ सकता है। खेल से बच्चों की शारीरिक शक्तियों का विकास होता है और बच्चे रुचि लेते हैं खेल में। सबसे अधिक खेलों का आयोजन, ठीक है, आदि हम ऐसी अनेकों प्रक्रिया कर सकते हैं। और आप सभी का इस कक्षा में आने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।